हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का जो है टीडीएस अकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण देखेंगे और हिंदी व्याकरण ये जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसमें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पूरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में, ठीक है? और यह जो है इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले उपसर्ग उपसर्ग देखेंगे, प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार, छंद, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ठीक है? और इन सभी चैप्टर को हम रैपिड रिवीजन के माध्यम से समाप्त करेंगे और प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में जो है और हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें। इसके पहले हम लोगों ने रैपिड रिवीजन का सीरीज़ जो है ये हमारा एग्ज़ाम के लिए चलाया था और यह मुख्यतः जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे एनबीएस केबीएस का है हाल फिलहाल में या और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण होगा आपके लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो आइए हम लोग समय न जाया करते हुए डायरेक्ट चैप्टर चलते हैं अपने। देखिए सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है कि वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या विस्तार कर देता है, ठीक है? वो उपसर्ग कहता है, ठीक है? तो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ परिवर्तन करता है, ठीक है? जैसे प्रगति में क्या है, ठीक है? प्र जो है उपसर्ग है, ठीक है? तो गति क्या है? मूल शब्द है, ठीक है? गति क्या है? मूल शब्द। और ये ध्यान रखना है जो मूल शब्द होते हैं उनका कोई न कोई अर्थ होता है, ठीक है? तो जिनका कोई अर्थ निकले जो है, ठीक है? वही आपके मूल शब्द होते हैं, ठीक है? और इसमें प्रगति में जो है प्र आपका उपसर्ग है, ठीक है? इसी तरह जो है कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ विदेशी उपसर्ग, कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत में उपसर्ग हम देखते हैं कि जैसे प्रश्न आएगा कि प्रगति में कौन सा उपसर्ग है तो प्र आपका है, पराजय में कौन सा है तो परा है, अपमान में अप है, सम्मान में सम है, अनुकरण में अनु है, अवनति में अव है, निर्माण में नी है, निर्दोष में निर है, उपकार में उप है, अतिशय में अति है, अभिनय में अति है अभि है, प्रतिकार में प्रति है, ठीक है? तो इस तरह जो है ये संस्कृत से आए हुए उपसर्ग हुए हमारे। अब हिंदी से आए हुए उपसर्ग देखते हैं जैसे बेईमान, बेईमान में बे है ना उपसर्ग आपका, ठीक है? अनपढ़ में अन है, बेकाम में बे है, गैर हाजिर में गैर है, ठीक है? तो ये सब जो है हिंदी से आए हुए उपसर्ग हुए हमारे। और विदेशी में जैसे अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी से आए हुए जो उपसर्ग है हमारे, जैसे गैर कानूनी फ़ारसी है, ठीक है? इसमें गैर है, बदनाम में जो है बद है, लापरवाह, ठीक है? ये सब जो है विदेशी हमारे उपसर्ग हैं, ठीक है? और अब देखते हैं उपसर्ग से कैसे शब्द निर्माण होता है। जैसे स्थान आपका मूल शब्द है, ठीक है? और इसके सामने जो है उपसर्ग आपका है प्रा, ठीक है? तो प्रास्थान में पूछता है कौन सा उपसर्ग है तो आपका प्रा है, ठीक है? प्रस्थान में। विज्ञान में क्या है? वी है आपका, ज्ञान जो है मूल शब्द है। असंभव में आ आपका जो है उपसर्ग है, संभव आपका जो है मूल शब्द है। उपदेश में आपका उप जो है उपसर्ग है, देश मूल शब्द है। अनुशीलन में जो है अनु है। अब यहाँ पे याद रखना है आ भी है, अनु भी है, ठीक है? तो याद रखना है कि जब हम उपसर्ग देखेंगे तो ये भी याद रखना है कि जो मूल शब्द हमारा बने उसका कोई अर्थ निकले। जब आ हम उपसर्ग लगाएंगे तो नुशीलन हो जाएगा, नुशीलन कोई अर्थ नहीं होता, जबकि अनु जब करेंगे तो शीलन का अर्थ होता है, ठीक है? तो इस तरह जो है जो मूल शब्द होगा उसका कोई अर्थ निकलेगा, ठीक है? उपसर्ग प्रत्यय में अंतर होता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, ठीक है? उसके अर्थ या रूप को बदल देता है। अब आइए प्रत्यय हम लोग देखते हैं। प्रत्यय क्या है? शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका रूप जो है परिवर्तन कर दे या उसका अर्थ बदल दे, ठीक है? अब इसमें कृत प्रत्यय देखते हैं। जो प्रत्यय है उसके चार भेद होते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया से संज्ञा विशेषण बनते हैं। जैसे लेखक में जो प्रत्यय है का है आपका, मित्रता में ता है, कर्मचारी में बड़ी है, चालक में अक है ना? चालक अक, लेखन में अन है, पढ़ने वाले में वाला है, ज्ञानवान में वान है, ठीक है? तो इस तरह पूछ लेगा कि इन सब के जो है कौन सा प्रत्यय लिखा है लेखन में, है ना? न भी लिख देगा आपके, अन भी रहेगा, अन। यहाँ पे चालक में अग है, ठीक है? तो इस प्रकार जो है एक कृत प्रत्यय हुए हमारे। अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा से सर्वनाम विशेषण बनाते हैं, ठीक है? जैसे सामाजिक में आपका इक है, भारतीय में ई है, महानता में ता है, हाँ, ईमानदारी में दारी है, समाजवाद में वाद है, ठीक है? तो ये जो है तद्धित प्रत्यय हुए हमारे, जो संज्ञा से संज्ञा विशेषण बनाते हैं, ठीक है? अब भाववाचक प्रत्यय देखते हैं जो भाव या गुण प्रकट करते हैं। जैसे सुंदरता में ता, मित्रता में ता, कठोरता में ता, ठीक है? और बचपन हो गया है ना? तो इन सब में पन है, ठीक है? और कुछ जो है स्त्रीवाचक प्रत्यय होते हैं, ठीक? अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रत्यय हो गया हमारा। संधि क्या होता है, ठीक है? तो संधि क्या होता है? यह दो वर्णों या शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है? संधि का अर्थ होता है संयोग प्लस परिवर्तन, ठीक है? तो संधि के भेद देखते हैं। संधि कितने प्रकार? संधि तीन प्रकार के होते हैं। एक स्वर संधि होता है,
ठीक है, और एक व्यंजन होता है आपका, और एक आपका विसर्ग होता है, ठीक है। तो विसर्ग होता है, ठीक है, एक विसर्ग हो गया। तो स्वर संधि के हम भेद देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। सबसे और स्वर संधि होता क्या है कि जब स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि होता है। और स्वर संधि में पहला दीर्घ संधि है। दीर्घ में याद रखना है कि जब इसमें बड़ी की मात्रा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, तो इनके मिलने से अगर ए बीच में आ रहे हैं आपके, तो ये आपका दीर्घ संधि होगा। जैसे देवालय में, देवालय में क्या है कि बड़ा आ रहा है ना, देव प्लस आलय मिलने के बाद यहाँ पे बड़ा की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो स्वर के साथ स्वर का मेल होगा और वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ ई ऊ आएगा, तो वो दीर्घ संधि हो जाएगा। गुण संधि में क्या है कि जब इनके मेल से जो है, स्वरों के साथ स्वरों के मेल में ए या ओ आ जाए बीच में, जैसे यहाँ पे नरेंद्र में ए नरेंद्र आया है ना, रामोपदेश में रामू आया है, ठीक है। ए और ओ जहाँ पे आए वो गुण संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि में क्या होगा, अय और अव हो जाएंगे बीच में मिलने से, है ना, स्वरों के साथ स्वरों का जब मेल होगा। जैसे राजेश्वर में राज और ऐश्वर मिला है, राजेश्वर हो गया। और महोज में महा और ओज मिलने से महोज हो गया, ठीक है। ए और जो है वृद्धि संधि हो जाएगा। यड़ संधि में क्या होता है कि या वा के साथ जब आधा स्वर, आप आधा कोई वर्ड लगा हो तो वह आपका यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। जैसे इत्यादि में या के साथ जो है ता आधा लगा है, या के साथ यहाँ पे आधा भा लगा है, यहाँ पे वा के साथ आधा सा लगा है, ठीक है। तो यड़ संधि हो गया। अयाद संधि में क्या है कि अय, आय, आओ, आओ अगर बीच में आते हैं, जैसे पावक, आओ, पवित्र, अवि, है ना, पवन, आओ, शयन, अय, ठीक है। तो ये सब जो आते हैं जो है बीच में, तो आयाद संधि हो जाता है, ठीक है। तो व्यंजन संधि क्या है कि जब व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होते हैं, ठीक है। पहचानने का तरीका यही है कि जब इनके साथ जो है हाथ लगा होता है तो ये आपका हो जाते हैं, है ना। और विसर्ग में जो है विसर्ग लगा होगा, ठीक है। अभी बहुत डिटेल से यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बस इतना पहचानना है कि अधिकतर जो है स्वर संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग समास देखते हैं। समास क्या अर्थ होता है। समास मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई छोटा या सार्थक शब्द बन जाता है तो उसी को हम समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप, है ना, संक्षेपीकरण करना। जैसे राजा का पुत्र को राजपुत्र लिखते हैं, ठीक है, इसका संक्षेपीकरण होता है राजपुत्र, ठीक है। समास के कितने 6 भेद होते हैं। पहला आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का सबसे पहला पद जो है अव्यय होता है, ठीक है। पूर्व पूरा शब्द जो है भी अव्यय की तरह काम करता है। उसमें जो है जो पहचानने का तरीका है कि इसके आगे उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। जैसे यथाशक्ति में यथा आपका उपसर्ग लगा हो, प्रतिदिन, आजन्म, ठीक है। तो प्रति, आज, यथा, ये सब क्या है आपके उपसर्ग लगे हैं, ये जो है अव्यय है, ठीक है। तो ये अव्ययी भाव समास होता है। पहचान के लिए इसमें पहले उपसर्ग लगा होता है। तत्पुरुष में कारक संबंध जो है होता है, का की के से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे राजपूत में राजा का पुत्र यहाँ पे का लगा हुआ है। जलपान में जल का पान का लगा हुआ है। ग्रामवासी ग्राम में रहने वाले, है ना, का की में से ये सब लगा होता है। जैसे तत्पुरुष के भेद होते हैं, कारक संबंध जो है का, को, से, के, लिए, से, अलग, है ना। तो ये पहचानने के तरीके होते हैं हमारे, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और आता है, ठीक है। जैसे माता पिता, इसमें दोनों पद प्रधान, माता और पिता हो जाएगा। राम श्याम, राम और श्याम, दिन रात का दिन और रात हो जाएगा, ठीक है। फिर कर्मधारय समास देखते हैं, जिसमें क्या है पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष होता है। मतलब कि पहला पद जो है दूसरे का जो है विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। मधुर वाणी, वाणी कैसे है, मधुर है, ठीक है। अब आइए हम लोग बहुब्रीहि समास देखते हैं। इसमें जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है ना। इसमें जो अर्थ होता है, इसके जो है किसी तीसरे व्यक्ति की जो है विशेषता बताई जाती है। जैसे दशानन, है ना, जिसके अर्थात दस है, जो है नयन जिसके रावण, ठीक है। पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण। चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं अर्थात विष्णु, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति की जो है विशेषता बताई जाती है, तो यह बहुव्रीहि समास हो गया। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें पहला पद संख्या होता है ना। और यही पहचानने का तरीका होता है, जिसमें पहला पद, जैसे त्रिलोकी में त्रि, पंचवटी में 5, है ना, सप्त में 7, है ना, सप्त सागर, पंचवटी, त्रिलोकी। तो इस तरह संख्या पद अगर पहला है तो वह आपका द्विगु समास होगा, ठीक है। समास विग्रह जो है, जैसे संधि विच्छेद हम लोग संधि पढ़ते हैं, इसमें समास विग्रह होता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। माता पिता, माता और पिता। नील कमल, नीला कमल, नीला कमल। दशानन के जिसके 10 मुख हों, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आते हैं कि नील कमल का जो है समास विग्रह क्या होगा, ठीक है। अभी जैसे पूछा भी गया था आपके जो है ये हमारे एग्जाम में, ठीक है। और तत्पुरुष में देखिए का की के लगा होता है। और अव्यय में जो है पहला प्रति जो है उपसर्ग या अव्यय होता है। द्वंद्व में और से जुड़े होते हैं। कर्मधारा में कैसा, अगर, है ना, तो जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष। द्विगु में पहला संख्यात्मक होता है। बहुब्रीहि में किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो इस तरह समास हुआ हमारा।
अब आइए अलंकार देखते हैं। अलंकार क्या होता है कि काव्य और गद्य में भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा होता है, उसी प्रकार अलंकार जो है काव्य की शोभा होता है। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, अब ये शब्दालंकार क्या होता है, जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति, ध्वनि, शब्द रचना से सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। इसके भेद है अनुप्रास अलंकार, है ना, जब एक ही वर्ण या वर्णों के समूह बार बार की आवृत्ति हो तब उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चंचल चितमन चित चुरा ले, है ना, तो चाचा के यहाँ पे बार बार हुआ है, मधुर मधुर मुस्कान माँ का बार बार, है ना, तो ये जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होता है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, एक जैसा अक्षर बार बार दिखे। ठीक है, अनुप्रास यमक क्या है कि जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो परंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, है ना, पहला कनक सोना है, दूसरा कनक धतूरा है। ठीक है, तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन प्रत्येक का जो है अर्थ अलग अलग होता है, तो यह यमक अलंकार हो गया। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या होता है कि एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जैसे अखिल भुवन भरे कुमुदनी नारी, है ना, अंतर यमक बनाम श्लेष में होता है कि यमक जो है शब्द दो बार आते हैं, श्लेष एक बार या अर्थ अनेक इसके होते हैं। ठीक है, अब अर्थालंकार देखते हैं, जहाँ भाव, कल्पना, अर्थ से सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसे उपमा अलंकार, है ना, जब किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु समानता बताई जाए या तुलना किया जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसमें उपमेय, उपमान, समानता, है ना, यहाँ पे समान, है ना, कि चाँद सी में हम ऊपर मेरा, है ना, तो किसी चीज़ से तुलना किया जाएगा, यहाँ सा सी समान, ये सब के भाव होता है। जैसे चाँद सा मुखड़ा, है ना, तो ये सब क्या है कि समान, जब किसी चीज़ तुलना की जाए तो उपमा अलंकार होता है। रूपक इनके क्या है कि जहाँ उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। जैसे वह शेर है ना, वह उपमेय है, शेर उपमान है। ठीक है, तुलना नहीं, सीधे वही मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई तुलना नहीं होता है। ठीक है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अतिशयोक्ति में जब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है ना, कि आंसू की नदी बहा दी। ठीक है, तो आंसू की नदी जो है बहाना संभव नहीं है, तो अतिशयोक्ति मतलब बहुत कुछ चढ़ा बढ़ा के कहा जाए चीज़ों को। और मानवीकरण क्या होता है, जिसमें निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाए। ठीक है, जैसे हवा गुनगुनाने लगी, है ना, हवा गुनगुनाने लगी, नदी गीत गाने लगी। ठीक है, तो ये सब जब निर्जीव चीज़ों को जो है मानवीकरण मान लिया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। विरोधाभास मतलब जो है जब विरोधी शब्द भावों का एक साथ प्रयोग हो। जैसे मीठा जहर, है ना, जीता हुआ मृतक, है ना, तो जहर मीठा है ना, तो ये सब क्या है, विरोधाभास वाले। और एक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना, उसमें जनु जानो मनो मानो का भाव आता है ना, तो अगर आए तो वो जो है आपका, ये देखिए आ भी गया, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए। जैसे मानो धरती चंद्रमा धरती पर उतर आया, है ना, मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया, तो इसमें जनु जानो मन मानो अगर आता है तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि उपमा में सा सी से होता है, रूपक जो है सीधा वही होता है, अतिशयोक्ति बहुत चढ़ा बढ़ा के, अनुप्रास में जो है वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यमक में शब्द दो बार आते हैं, अर्थ अलग होते हैं, मानवीकरण में निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है, विरोधाभास में विरोधी भाव होते हैं, उत्प्रेक्षा में जन जनो मनो मानव होते हैं। ठीक है, तो ये पहचानने के हमारे तरीके हैं अलंकार के। अब आइए छंद देखते हैं। छंद जो है, देखिए छंद क्या होता है, जब पद रचना में वर्ण, मात्रा या तिल्ला या तुक निश्चित नियम से होते हैं तो उन्हें हम छंद कहते हैं। ठीक है, पद रचना में जब वर्णों की, मात्राओं की या तिल्ला या तुक सभी एक निश्चित नियम से बंधे होते हैं तो उन्हें हम छंद कहते हैं। ठीक है, छंद कविताओं को संगीतमय और स्मरणीय बनाता है। ठीक है, छंद के तत्व देखें तो वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है। ठीक है, और मात्रा क्या होता है, मात्रा स्वरों का उच्चारण होता है। जैसे कि इसमें दो होते हैं, एक हस्र होता है जिसमें एक मात्रा माना जाता है, दीर्घ में क्या है, इन्हें गुर भी कहा जाता है, इनकी दो मात्रा गिना जाता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी बड़ा ऊ, ए, आए, ओ आओ, है ना, और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब क्या है कि हस्र होते हैं आपके। ठीक है, और फिर गढ़ क्या है, तीन वर्णों का समूह होता है। ठीक है, आते हैं फिर यत। यत क्या है कि छंद में जो है जो विराम में ठहराव होता है उसे यति कहते हैं। तुक क्या है, चरणों के अंत में जो स्वर सामने दिखता है ना, जिसे हम इंग्लिश में राइम कहते हैं। ठीक है, जो लास्ट में मिलता है। ठीक है, लय क्या है कि पद पाठ की गति या प्रवाह जो होता है उसे हम लय कहते हैं। ठीक है, और छंद के मुख्य भेद देखते हैं कि मात्रिक छंद होता है ना, मात्रिक जहाँ मात्राओं की संख्या एक निश्चित होती है। ठीक है, जिसे सबसे पहले दोहा देखते हैं, है ना, दोहा के जैसे चार चरण होते हैं। ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि दोहा में क्या है, पहले और तीसरे में यही प्रश्न पूछा जाता है कि पहले तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 होता है दोहा में आपके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसके दिया गया है। चौपाई में क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं। ठीक है, एक देखिए सममात्रिक होता है आपके, एक अर्ध सममात्रिक। सममात्रिक क्या है कि सभी चरणों
में जो है मात्राएं समान होती है, जिससे चौपाई आपके जो है सममात्रिक है। ठीक है, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती होती हैं, जबकि ये आपका दोहा अर्ध सममात्रिक है। ठीक है, और सोरठा क्या है, या दोहा उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में जो है 11 और दूसरे और चौथे में 13 होती हैं, जबकि दोहा में क्या है कि पहले और तीसरे में 13 होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, रोला क्या है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, ये भी सममात्रिक है। ठीक है, अब वर्णिक छंद क्या है कि जहाँ वर्णों की संख्या गण निश्चित होते हैं, जैसे इंद्रवजा में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, और उपेंद्र, ये सब इतने प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो बस यही जो महत्वपूर्ण है, जो कि दोहा में जो है 13 और 11 होते हैं। ठीक है, पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11, चौपाई में 16, सोरठा में पहले और तीसरे में जो है 11 और दूसरे चौथे में 13 होते हैं। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। ठीक है, छंद में पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची जो है कि जिन शब्दों के अर्थ समान लगभग हो उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य का जो है पर्यायवाची रवि, आदित्य, भानु, दिवाकर, ये क्या है, पर्यायवाची है सूर्य के। इसकी विशेषताएं होती है कि अर्थ समान होता है, भाषा को सुंदर बनाते हैं, काव्य व गद्य दोनों में प्रयोग होते हैं, शब्दों की पुनरावृत्ति बचाते हैं। हाँ, पर्यायवाची के प्रकार की बात करें तो शुद्ध पर्यायवाची जो पूरी तरह समान अर्थ वाले हों, जैसे जल, नीर, तोय। ठीक है, आंशिक जैसे घर, मकान, भवन, है ना, तो ये आंशिक जो है हुए हमारे। ठीक है, अब देखिए सूर्य का क्या होता है पर्यायवाची, रवि, आदित्य, भानु, दिवाकर, दिनकर। चंद्रमा का हुआ शशि, इंदु, सोम, निशाकर। पृथ्वी का धरती, धरा, वसुंधरा, वसुधा। आकाश का गगन, नभ, अंबर। अग्नि का आग, पावक, अनल, वाहिन। जल का हुआ नीर, तोय, वार, सलील। वायु का हुआ पवन, समीर, अनिल। ठीक है, तो ये सब जो है पर्यायवाची पूछे जाते हैं हमारे। अब मनुष्य क्या है, मानव, नर, आदमी। स्त्री का नारी, महिला, युवती। पुरुष का नर, मानव। राजा का नृप, नरेश, भूप। मित्र का सखा, सुहृद, दोस्त। शत्रु का वैरी, अरि, दुश्मन। ठीक है, अब सुख का क्या होता है, आनंद, प्रसन्नता, हर्ष। ठीक है, और दुख का पीड़ा, पीड़ा, वेदना, कष्ट हुआ। प्रेम का स्नेह, अनुराग, प्रीति। क्रोध का रोष, कोप, क्रोध। भय का डर, आंस का भीत। आशा का उम्मीद, आकांक्षा। और समय का क्या होता है, जैसे दिन का दिवस, रात का रात्रि या निशा, सुबह का प्रातः या प्रभात, शाम का सायं या संध्या, पूर्व का पूरब, पश्चिम का पश्चिम। ठीक है, और ज्ञान का विद्या, बोध, जानकारी। विद्या का शिक्षा, पुस्तक का ग्रंथ या किताब। शिक्षक का गुरु या अध्यापक। विद्यार्थी के छात्र या शिष्य। ठीक है, तो ये सब पर्यायवाची हमारे हुए महत्वपूर्ण। और कुछ धर्म जो है दर्शन देखते हैं, ईश्वर को भगवान, प्रभु, परमेश्वर। आत्मा का जीव, प्राण। स्वर्ग का देवलोक या बैकुंठ। नरक का पाताल, यमलोक। और धर्म का मजहब या कर्तव्य। ठीक, अब घर का देखते हैं, गृह, भवन, मकान। नगर का शहर, पुर। वन का जंगल, अरण्य। मार्ग का पथ, रास्ता। जलाशय का सरोवर, तालाब। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची हुए। विलोम शब्द देखते हैं, विलोम शब्द क्या है, जो परस्पर विपरीत अर्थ देते हो, है ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे दिन का रात, सत्य का असत्य। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनका भाव अस्पष्ट बनाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो है, जैसे दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, सत्य सत्य, जीवन मृत्यु। ठीक है, ये हमारे हुए विलोम शब्द। और जैसे अच्छा का बुरा, सुंदर का कुरूप, छोटा बड़ा, कठोर कोमल, तेज मंद, धनी गरीब। ठीक है, और आगे है कि पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये सब विपरीत सब हैं। ठीक है, सुबह शाम, आराम बंद। ठीक है, और क्रिया में जैसे आना जाना, देना लेना, जीत हार, खुला बंद, निर्माण विनाश। ठीक है, ये सब एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे ज्ञान अज्ञान, शिक्षक शिक्षार्थी, मित्र शत्रु, न्याय अन्याय। ठीक है, और ये सत्य का असत्य, सुख का दुख, लाभ हानि, उन्नत या उन्नत, आशा निराशा। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे विलोम शब्द हैं। ठीक है, और कुछ जो है उपसर्ग लगा के विलोम बनते हैं, जैसे ज्ञान में लगा दीजिए आ तो अज्ञान हो जाता है ना। पढ़ का अन लगा दिया, अनपढ़ हो गया, है ना। सक्रिय का निष्क्रिय नहीं लगाने से। और दुर्गुण में दू लगा के दुर्गुण हो गया, गुण का। ईमान में जो है बे लगा के बेईमान। कानूनी में गैर लगा के गैर कानूनी। तो ये सब जो है उपसर्ग लगा के भी जो है बनते हैं हमारे विलोम शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, जिस शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द बोलते हैं हम। जैसे कल जो है बीता हुआ दिन, आने वाला कल, मशीन का औजार, है ना। एक शब्द से जो है कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब इनका हम जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कल का बीता दिन, आने वाला दिन, या मशीन का भाग, है ना। तो एक बीते दिन जो बीत गया, आने वाला जो आने वाला है कल,
मशीन का भाग होता है कल, है ना, जिसको बोलते हैं। पर क्या है, ऊपर, किंतु, पक्षी का पंख, हार का पराजय, गले का आभूषण को भी हार कहते हैं, ठीक है। पर को ऊपर या किंतु पंख और पक्षी का पंख। अंग जो है शरीर का भाग होता है, एक अंग जो है विभाग जैसे डिपार्टमेंट होता है अंग उसको। और मुख जो है चेहरा या द्वार को भी मुख कहते हैं। दंड जो है सजा, और लाठी को भी दंड कहते हैं, ठीक है। और पत्र, पत्ता को भी कहते हैं, चिट्ठी को भी, और धातु की पतली चादर को भी पत्र कहते हैं। और धारा में पानी की धारा, कानून की धारा, ठीक है। तरंग में लहर जो है, और रेडियो की तरंग, ठीक है। तरंग के दो होते हैं अर्थ। फल, परिणाम को भी फल कहते हैं, और फल खाने वाला फल। मूल जो है जड़ को कहते हैं, मूल कीमत को भी कहते हैं, आधार को भी मूल कहते हैं। कला विद्या, कला को विद्या भी कहते हैं, और कला को चंद्रमा का भाग भी कहते हैं, ठीक है। पद को पदवी भी कहते हैं, पैर भी कहते हैं, कविता की पंक्ति भी पद कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का धन भी होता है। दृष्टि का देखने की शक्ति, और विचार होता है, ठीक है। तो एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थी होता है। जैसे कल का बीता दिन, आने वाला दिन, पत्र का पत्ता, चिट्ठी, हार, पराजय, आभूषण, फल का परिणाम, फल, अंग, शरीर का भाग, विभाग, है ना। तो ये महत्वपूर्ण कुछ हमारे हुए अनेकार्थी शब्द। तत्सम तद्भव देखते हैं। तत्सम शब्द क्या है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये जो है सीधे जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं वही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं, वे शब्द जो है संस्कृत में विकसित हुए लेकिन हिंदी में आकर उनका रूप परिवर्तन हो गया, ठीक है। जैसे तत्सम में पिता, माता, गुरु, जल, धर्म, विद्या, ग्राम, राज्य, देवी, देव, है ना। ये सब क्या है हमारे तत्सम है। और तद्भव क्या है हमारे, है ना। जैसे पिताजी, माँ, पानी, धर्म, पढ़ाई, गांव, भगवान, है ना। तो ये सब जो है हमारे क्या है, तद्भव है, ठीक है। और तत्सम तद्भव में ही अंतर होता है कि संस्कृत संस्कृत में जो है से होते हैं, संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ये संस्कृत जैसे वो ये अपरिवर्तित है, ये जो है परिवर्तित हैं। ये साहित्यिक हैं और औपचारिक हैं, ठीक है। ये संस्कृत जैसे हैं, ये परिवर्तित सरल हैं, ठीक है। तो ये हमारे तत्सम तद्भव हुए। और कुछ ट्रिक भी हैं इन्हें पहचानने के, कि जैसे जब आपके वा जो है हो, है ना, एक खटखड़ वाला सा हो, हाँ, और ए हो आपका, ए वाला सा, ठीक है। ये सब आपके जहाँ पे शब्द में प्रयोग हो, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं तत्सम, है ना। और आधा जो है कोई शब्द हो, है ना, या री हो, ठीक है। और जहाँ पे चंद्रबिंदी हो, बा हो, और ए वाला छत्र जो है ये भी आपका जो है तत्सम होता है। और छ, खा, है ना। ये सब क्या है आपके तद्भव आते हैं जहाँ पे ये शब्द प्रयोग हो, ठीक है। तो ये सब ट्रिक है हमारे जो है। और जब अलग से डिटेल में लाएंगे इसका तो अलग से हम लोग देखेंगे जो है, ठीक है। अब आइए मुहावरा देखते हैं। मुहावरा क्या होता है कि वह अस्थाई अभिव्यक्ति या वाक्यांश जो कि जिसका अर्थ अर्थ से अलग होता है, ठीक है। मतलब जो बात कही जा रही है उसका जो है अर्थ अलग हो जाता है। जैसे आँख का तारा, बहुत प्रिय होना। जैसे मेरा भाई मेरे परिवार का आँख का तारा है। हाथ पैर धरना, आलस्य करना, परीक्षा में फेल होने के बाद हाथ पैर धरकर बैठ रहा, है ना। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम चीज, है ना। तो 10 रुपए में मिठाई लेने, तो ऊँट के मुंह में जीरा, ये वाक्य प्रयोग है। दाल में कुछ काला, शक होना, है ना, ये इसका जो है अर्थ है, और ये वाक्य प्रयोग है। उस आदमी के व्यवहार में दाल में कुछ काला है। सिर मुंडवाना मतलब शर्मिंदा होना, ठीक है। ये सब जो है हमारे मुहावरे हुए। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, वह संक्षिप्त या सारगर्भित वचन है जो जीवन के अनुभव और नीति या सत्य को जो है दर्शाते हैं। हम्म। और इसमें जो है आम बोलचाला में, बोलचाल भाषा में अधिकतम प्रयोग, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलेगा, चोरी करने वालों को सजा मिली, जैसी करनी वैसी भरनी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अपनी कमी जो है छिपाने के लिए दूसरों पर दोष डालना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, उसने अपना काम नहीं किया तो दूसरों को दोष दिया, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। बूढ़े का अनुभव, जवान की शक्ति, अनुभव और शक्ति संतुलन, ठीक है। सफलता के लिए बूढ़े का अनुभव, जीवन की शक्ति और जरूरी है, ठीक है। समय बड़ा बलवान, ठीक है। तो समय की शक्ति से कोई नहीं बच सकता। समय बड़ा बलवान है, देर से काम करने से नुकसान होगा, ठीक। ये सब वाक्य प्रयोग है। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा ज्यादा गुड़ कम, ठीक है। ये सब जो है लोकोक्तियाँ हमारी हैं जो आम बोलचाल वाला भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पूरा जो है हिंदी को जो है कंप्लीट कर लिया, है ना। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम तद्भव, मुहावरा, संधि, समास, छंद, ठीक है। तो ये पूरा रैपिड रिवीजन के माध्यम से हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो अगर ये हमारा सीरीज आपको पसंद है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। और टीडीएस एकेडमी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे इसी तरह वीडियो हम लोग जो है
और अपने कमेंट आप बताइए फीडबैक के माध्यम से और क्या इसमें और बेहतर किया जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।